मेरा जिस दिन जन्म हुआ और मैं हॉस्पिटल से जब घर में लेके गया तो हम लोग तारदेव सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहते थे। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा उस अपार्टमेंट का पहला और आखिरी दिन था। बट मैंने कहीं ना कहीं ऐसा बच्चा मैंने उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया कि मेरे वजह से जो हुआ है अब मैं ही इसको करेक्ट करूँगा। हमको सब कुछ रिटायरमेंट के वक्त या 60 साल के बाद नहीं करना है, हमको आज भी जीना है। और हमने ये मिथ तोड़ा लोगों का कि इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन खाली लॉन्ग टर्म से हो सकता है, जितना हो सके उतना शॉर्ट टर्म गोल भी अचीव करना है। आज हमारे इस पॉडकास्ट पर आए हैं बहुत ही विशेष गेस्ट मिस्टर विशेष गांधी। हाय सर, अगर आप विशेष सर के बारे में नहीं जानते तो लेट मी टेल यू, ही इज द फाउंडर ऑफ मेक माई वेल्थ फाइनेंशियल्स, को फाउंडर ऑफ सम्यक फाइनेंशियल्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, इनकी एक 25,000 रुपीज की सैलरी से इन्होंने लगभग 10 करोड़ का एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया जो हमारी ट्रेडिशनल इक्विटीज है। इसके अलावा और कौन से एसेट क्लासेस के अंदर आपने अपने इन्वेस्टमेंट किए थे जिससे आपकी ये 25,000 से 10 करोड़ की जर्नी सक्सेसफुल हो पाई? तो मुझे गाड़ी खरीदनी थी रिसेंटली। मोटा मोटी मुझे पता था कि मुझे 35 to 37 लाख की कार लेनी है। मैंने क्या किया कि वो 35-37 लाख मैंने इन्वेस्ट करा पहले। तो मैंने कुछ अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई किए और उसमें मेरा पैसा लगा दिया। अराउंड 1 साल के अंदर 35 का 70 हो गया विद द मैटर ऑफ जस्ट 1 ईयर। आज अगर आप पूछोगे कि विशेष आपकी जर्नी में अगर इफ यू हैव टू टेल वन बिगर मिस्टेक ऑफ योर्स व्हिच यू वांट टू रीडू, देन दिस वुड बी द आंसर। कैसे ये जर्नी चली, कहाँ पर आपने क्या क्या डिसीजंस लिए जिसने आपको इस लेवल तक पहुंचाया? प्लीज आई वांट टू हियर दैट फ्रॉम यू सर। सो सबसे बात, सो बेसिकली मेरा जब बर्थ हुआ था तो वी बिलोंग टू अ रिच फैमिली। ओके, बट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये बहुत कम लोग कहते हैं कि आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली वैसे। हाँ, तो यही तो क्लाइमैक्स है बेसिकली। यहाँ से ये पूरा मुझे नेक मिला है वेल्थ मैनेजमेंट का। ओके, सो हुआ क्या कि जब मेरा बर्थ हुआ उसके पहले तक वी वेर कैटेगराइज एज HNIs एंड अल्ट्रा HNIs फैमिली। बट इसको आप कोइंसिडेंटली बोलो या मेरा लक फैक्टर बोलो, मेरा जिस दिन जन्म हुआ और मैं हॉस्पिटल से जब घर में लेके गया तो हम लोग तारदेव सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहते थे। तारदेव में सी फेसिंग अपार्टमेंट। बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा उस अपार्टमेंट का पहला और आखिरी दिन था। व्हाई? बिकॉज हमारे फैमिली कुछ क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो उस क्राइसिस के वजह से हम लोग ऑलरेडी शिफ्ट होने वाले थे, बट जस्ट बिकॉज मेरा डिलीवरी होना बाकी था तो फैमिली ने ऐसा डिसीजन लिया था कि एक बार ये डिलीवरी हो जाए अच्छे से, बच्चा घर पे आ जाए, उसके बाद अपन मूव आउट हो जाएंगे। तो मुझे खाली एक ही दिन उस अपार्टमेंट में रहने को मिला, सी फेसिंग अपार्टमेंट में। तो यहाँ से एक्चुअली ये जर्नी शुरू हो गई थी। शायद ऊपर वाले ने मुझे यही चीज़ समझाने और सिखाने के लिए भेजा था कि पैसा कैसे आता है कैसे जाता है, तो वहाँ से ये बेसिकली चालू हो गया था जर्नी। ओके, तो जैसे जैसे मैं ग्रेजुअली ग्रो होते गया और थोड़ा मैच्योरिटी मेरे में आने लगा, तब मेरे जाके पेरेंट्स ने मुझे जोकिंग नोट में बताया कि बेटा तेरे वजह से हमने बहुत कुछ सहा है, तो तब जाके जब मुझे पूरी स्टोरी बताई गई, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टू बी ब्लेम, बट ऑन अ लाइटर नोट पेरेंट्स हमेशा कहा करते थे कि तेरे बर्थ के बाद से हमने डाउनफॉल बहुत सारा देखा है, बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी हमने। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिट था कि यार ये कुछ सही नहीं है। मीन्स मे बी लक फैक्टर या मेरा इस दुनिया में आना, शायद वो पूरा लक फैक्टर मेरे फैमिली के लिए चेंज हुआ है। कितना ट्रॉमेटाइजिंग होता होगा एक बच्चे के लिए। हाँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ये फील नहीं करवाया, ना ही वो इस चीज़ को ब्लेम करते हैं। बट जैसे आपने बताया कि जोकिंग वे में, लाइटर नोट में, उन्होंने हमेशा मेरा टांग खींचा है इस चीज़ के लिए। राइट। बट मैंने कहीं ना कहीं ऐसा बच्चा, मैंने उस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया कि मेरे वजह से जो हुआ है अब मैं ही इसको रिवर्स करेक्ट करूँगा और मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरी फैमिली जहाँ पे बिलोंग करती थी एक दिन वहाँ पे वापस आए। तो ये मेरा एक गोल बन गया था, एक विज़न बन गया था कि मुझे इस चीज़ को अचीव करनी है। तो जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया ये चीज़ को मैंने और सीरियसली लेना शुरू किया। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज मेरे पास ये था कि आई टुक अ बर्थ इन अ गुजराती फैमिली। तो पैसे का एक वो जो खेल होता है वो ब्लड में पहले से था, शुरू से था। करेक्ट। फिर मैंने पढ़ाई किया, बहुत चीज़ दुनिया की समझी, और मेरा दूसरा टर्निंग पॉइंट था मेरा MBA करना। तो हम एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीच में एक फेज़ हमारी फैमिली की ऐसी थी कि हम एक टिपिकल लोअर मिडिल इनकम क्लास फैमिली के जैसा हम लोग स्ट्रगल में थे। तो मेरी पढ़ाई भी जो थी वो इतनी कन्वीनियंट वाली पढ़ाई नहीं थी कि हम
बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस या बेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सके। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि, और वो जो फेज़ था वो ऐसा था कि बेसिकली अगर आप एमबीए नहीं करते हो तो आप लाइफ में इवॉल्व नहीं करोगे, मीन्स आपको ग्रोथ शायद ना मिले। तो वो एक थोड़ा बहुत था। तो मैंने पार्ट टाइम एमबीए का कोर्स किया, और वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला वो बिलोंग टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो थोड़ा बहुत हमारा इंटरेक्शन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता था। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि यार विशेष, जो तेरे में स्किल्स है, जो गॉड ब्लेस तेरे में जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो तू क्यों फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोफेशन को एक्सप्लोर नहीं कर रहा है? बिकॉज बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो तेरे में ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, और एक चीज़ जो है वो नॉलेज, वो तो फिर तू कूदेगा तो आ जाएगा। राइट। तो मैंने वो डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, एक्सप्लोर करते हैं। और लकीली इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम आई क्रैक्ट एन इंटरव्यू विद ICICI। तो मुझे ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मेरा पहला कदम था इस इंडस्ट्री में आने का। और उस वक्त उनका एक वर्टिकल हुआ करता था, प्रायोरिटी सर्कल। तो वो एक काफ़ी मेरे लिए एडवांटेज था कि प्रायोरिटी सर्कल में वो लोग खाली इंश्योरेंस के बारे में ही बात नहीं करते थे। दे वेर वांटिंग टू केटर टू HNIs एंड अल्ट्रा HNIs इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वे। तो वहाँ पे वो लोग इंश्योरेंस कंपनी होने के बावजूद बात करते थे बहुत सारे अल्टरनेट एसेट्स के बारे में, जैसे स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड, PMS, वो सब की चीज़ वो बात कर सकते थे हम लोग इंश्योरेंस कंपनी में रह के। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। बेसिकली दिस आई एम टॉकिंग समवेयर अबाउट 2004-7 के आसपास, 7-8, या 7-8 के आसपास ये जर्नी मेरी फाइनेंशियल सर्विसेज से शुरू हुई। बिफोर द क्रैश। हाँ। ओके। उसके बाद मैंने 2-2.5 साल कुछ इंश्योरेंस कंपनी में निकाले। तो जैसे जैसे जर्नी में मैं बढ़ते गया तो समझ में आया कि इंश्योरेंस एक पहलू है फाइनेंशियल सर्विसेज का, या पर्सनल फाइनेंस, या वेल्थ मैनेजमेंट, या जो भी आप बोलो उसको नाम। बट इंश्योरेंस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, देयर आर मैनी अदर थिंग्स। तो ये इंश्योरेंस वाला जो सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली वेल्थ प्रिजर्वेशन, वेल्थ प्रोटेक्शन वाला हो गया। और हमको जर्नी अभी तय करनी थी वेल्थ क्रिएशन की। करेक्ट। तो दिस आई रियलाइज्ड व्हेन आई मूव टू बैंक। एंड बैंक में एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई सारे फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको सीखने मिलते हैं। तो वहाँ पे मैंने को स्टैंडर्ड चार्टर्ड में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा हो गया। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मैंने काम करा, वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बीइंग अ मल्टीनेशनल बैंक, मुझे ग्लोबल मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता चलने लगा कि भाई ऐसी भी दुनिया है, हम खाली इंडिया के बारे में नहीं सोच सकते, हमको पूरा दुनिया के बारे में सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके तार जुड़े हुए होते हैं। तो वहाँ से ये मल्टी डायमेंशनल वाला एंगल मिला मुझे। तो ये सारी चीज़ मैं दिमाग में पाक करते गया, और एक के बाद उसको जोड़ते गया। और मेरा रियल जर्नी जो हम बोलेंगे वेल्थ क्रिएशन की, जो आपने जैसे मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि मैंने 25,000 की इनकम से ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है इतना बड़ा, वो सही मायने में 2018 से शुरू हुआ, जहाँ पे मैंने सारे चीज़ों को बहुत सीरियसली और बहुत गहराई से लेना शुरू किया। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हाथ मेरी वाइफ का है। जैसे मेरा 2011 में शादी हुआ था, और हम लोग एक टिपिकल, हमारी फैमिली ऐसी थी कि पैसा है तो उड़ाना है, बचाना नहीं है। ओके। आज जो है आज में जी लेते हैं, कल का कल सोचेंगे। और मेरी वाइफ बिलोंग करती है सेविंग्स वाली फैमिली से, कि भाई अपने पास 100 रुपया है तो 100 में से पहले 50 इन्वेस्ट करो, और बाकी के 50 में जो आपको खर्चा करना है वो आप करो। करेक्ट। बट 50 रुपया पहले इन्वेस्ट होना चाहिए। तो वो फैमिली से बिलोंग करती थी। हम दूसरे फैमिली कल्चर से बिलोंग करते थे, हम हमेशा उड़ा देते थे। तो ये 2011 जब ये हमारा शादी हुआ, तो 2011 से 14 बहुत लड़ाई होती थी। वो हमेशा बोलती थी कि नहीं अपने को ये करना है, इसमें डालना है, ये सेव करना है, और मैं हमेशा बोलता था नहीं इधर घूमने जाना है, ये खरीदना है, इसको ये करना है। तो थोड़ा हमको 2-2.5-3 साल लगा एक दूसरे को समझने में और एक कॉमन पेज पे आने के लिए। डेट वॉज ईयर 2014 व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर आवर ओन, क्योंकि तब हमारा पहला बच्चा आने वाला था। तो वी गॉट आवर फर्स्ट बेबी इन 2013। देन वी रियलाइज्ड कि नाउ इट्स टाइम टू गेट सीरियस। तो ये पहला कदम सीरियसनेस वाला नेचुरली है, जब तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा खुद का बच्चा आता है तो आता है। तो 2013 में जब मेरी फर्स्ट डॉटर आई, तो हमने डिसाइड किया कि अभी हम पहले खुद के घर खरीदते हैं। और जितनी भी हमारी जो इनकम थी उसमें हमको पता था कि इतना इतना हिसाब किताब करके इतना अपना डाउन पेमेंट के लिए पैसा मिल जाएगा, और उतना अपने को लोन लेना पड़ेगा ताकि हम खुद का घर ले सके। तो 2014 से 2018 ये घर को, होम लोन को सर्विस करने में और थोड़ा बहुत उसको सेटल करने में गया। ओके। 2018 में हमने दूसरा बड़ा घर ले लिया।
तो 2018 तक पैसा बनाया था, मैं थोड़ा बहुत सेविंग मेरी वाइफ के वजह से हम लोग ने सेविंग्स करके रखी थी, पर वो सारी सेविंग्स घर के इसमें ही चली जाती थी ईएमआई सर्विस करने में। सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ। बट उस वक्त आपकी सैलरी क्या थी 2000 जब आपने घर लिया 2013 के अंदर? करीब करीब मेरा खुद का कुछ 75-80 के आसपास का था, ओके। और वाइफ का मोटा मोटी उतना ही था। और जो हम 25K वाली सैलरी की बात कर रहे हैं वो कब की बात थी? वो 2007 ICICI के बाद? पहले, ICICI के पहले। ICICI सो बाय क्वालिफिकेशन आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। ओके। मैंने डायरेक्ट MBA से शुरू किया अपना डिस्कशन, बट Okay. बाय क्वालिफिकेशन आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। बट इंजीनियरिंग वाला मैंने कुछ किया नहीं है लाइफ में, इसके लिए वो कुछ मैं हाईलाइट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। बट मैंने इंजीनियरिंग किया था, BE किया था। तो 2007 में मेरी डिग्री 2004 में मेरे 2004 में आई क्वालिफाइड एज एन इंजीनियर, और 2004 से मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त मेरी 25,000 की सैलरी शुरू हुई थी। एंड जब आपने घर लिया तो ऑलमोस्ट 80,000 की 75-80 के आसपास पहुंचा था। गॉट इट। और घर किस अमाउंट का आपने लिया उस वक्त? जो मैंने पहला घर लिया वो अराउंड 1 करोड़ 5 लाख में हमको पड़ा, ओके। और जो दूसरा 2018 में लिया वो 2 करोड़ 20 के आसपास पड़ा, मुंबई के अंदर? मुंबई के अंदर। गॉट इट। मतलब मुंबई के एक्सपेंसेस के साथ साथ आपने घर की EMI भी शुरू कर दी होगी, जाहिर सी यस, बात है। EMI के बिना तो ऑप्शन ही था। Correct. हमारे में जैसे बोला मैंने कि हमारी जर्नी काफ़ी स्ट्रगल वाली रही है। एक लोअर मिडिल इनकम क्लास जैसा हम लोग ने लाइफ जिया है, ओके। तो उसमें आधी से ज़्यादा आपकी लाइफ उसमें ही चली जाती है EMI सर्विस करने में। योर वाइफ इज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द? या सी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, ओके। एंड सी इज़ करंटली अ CFO ऑफ वन कंपनी कॉल्ड न्यूलिव। सो तो उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। गॉट इट। लेट्स मूव अहेड सर। सो बेसिकली ये जो 2018 तक की जर्नी थी, वहाँ पे हमने लकीली हम दोनों का हम बोल सकते हैं कि एक गोल्डन एरा शुरू हो गया था कि शी वॉज डूइंग गुड फॉर हर सेल्फ, आई वॉज डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ। लकीली आवर क्वालिफिकेशंस आवर एक्सपीरियंस टुक अस टू माइल्स। तो हमने ये रियलाइज़ किया, और तब तक मेरे में भी डिसिप्लिन आ चुका था। ओके। मेरी वाइफ ने मेक श्योर किया कि मेरे को भी ये चीज़ का नशा चढ़ जाए कि भाई 100 रुपया कमा रहा हूँ तो पहले 50 रुपये में इन्वेस्ट करूँ। वो उन्होंने मेक श्योर किया था इस 7-8 साल की जर्नी में। तो 2018 तक मैं भी काफ़ी सीरियस हो गया था, काफ़ी कमिटेड हो गया था, काफ़ी डिसिप्लिन हो गया था कि भाई अभी पैसा बचाना है, और ना ही बचाना है, अभी यहाँ से हमको पैसा खींचते हैं। जो हम बोलते हैं ना, हर मिडिल क्लास बंदे का एक ड्रीम होता है कि 1 करोड़ रुपया का पोर्टफोलियो बनाना है या 1 करोड़ की नेटवर्थ क्रिएट करनी है। फर्स्ट टारगेट इज 1 करोड़। यस, करेक्ट। तो ये पहला गोल था हमारा बिटवीन मी एंड माई वाइफ कि कैसे अभी हम 1 करोड़ के पोर्टफोलियो तक पहुँचेंगे। तो एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि वाइफ ने मेक श्योर कर लिया था कि डिसिप्लिन रहेगा, चाहे कितना भी हम वेकेशन करें या एक्सपेंसेस करें, बट वो सब तब होगा जब मेरा 50% वाला कमिटेड इन्वेस्टमेंट हो गया होगा। तो ओके। उसके बाद अगर कुछ बचता है तब जाके हम सोचेंगे बाकी सब फालतू और फिजूल खर्चे के बारे में, जो अनफॉर्चुनेटली आज वो फालतू और फिजूल नहीं रहा है। वो ये भी एक दूसरा पहलू हो गया है कि नाउ गोइंग ऑन अ इंटरनेशनल हॉलीडे और हैविंग अ staycation on a monthly basis, or once in a year having international holidays, every 3 months 6 months having domestic holiday, this have now become necessity, करेक्ट। because जिस तरह से हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल हो रही है, जिस तरह से हम अपने बॉडी को सरेंडर कर रहे हैं वर्क के पीछे, तो ये बनता है हमको ये करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये भी हम नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ स्पेन कम हो जाएगा। ये सरकाज़म था या इस नहीं, ये रियलिटी है। तो इसके लिए अगर कोई MMW में फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने आता है ना, तो हमने एक गोल ऐड कर दिया है वेकेशन प्लानिंग। ओके। हमने एक गोल ऐड कर दिया है मोबाइल बाइंग आईफोन। ये गोल्स है, और ये सरकाज़म में नहीं बोलता हूँ मैं, ये एक सीरियस गोल है जो हमको एड्रेस करवाना है लोगों से। क्योंकि क्या है ना कि कोविड के बाद से ये और भी प्रोमिनेंट हो गया है कि हमको सब कुछ रिटायरमेंट के वक्त या पिछले 60 साल के बाद नहीं करना है, हमको आज भी जीना है। क्योंकि कोविड ने ये सिखा दिया था कि हमारा कब क्या होगा पता नहीं है। तो हमने ये चीज़ को बहुत सीरियसली लिया, और हमने ये मिथ तोड़ा लोगों का कि इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन खाली लॉन्ग टर्म से हो सकता है। हमने लोगों को ये समझाना और एक्चुअली लोगों की ज़रूरतें समझना शुरू कर दिया कि भाई एवरीथिंग कांट बी लॉन्ग टर्म, यू ऑल्सो हैव टू केटर देयर मीडियम टर्म्स, जितना हो सके उतना शॉर्ट टर्म गोल भी अचीव करना है। तो ये सब चीज़ हमने पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोगों ने इंक्लूड करना शुरू कर दिया।
और हमारे खुद के लिए भी हमने वैसा ही किया। तो जब मैंने जैसे आपको बताया कि 2018 से हम बहुत सीरियस हो गए थे इस चीज़ को लेके कि पहला 1 करोड़ का एक नेटवर्थ क्रिएट करना है हमारे लिए खुद का। तो हमने क्या किया ना 2018 में मैंने और मेरी वाइफ ने ऑलमोस्ट 2-3 दिन तक एक एक्सेल बनाई जहाँ पे हमने सारी चीज़ को लिस्ट डाउन कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट हमको ये चीज़ देखना था कि हमारे जो क्रिटिकल गोल्स है, जैसे अभी हमारी 2 बच्ची है, तो पहली बच्ची 2013 में हुई और दूसरी 2018 में हुई। तो जब ये दूसरी वाली हुई तब और सीरियसनेस, तो 2018 का मेन रीज़न ये भी था कि सेकंड डॉटर लाइफ में आ गई, तो और सीरियस हो गए हम लोग। और उस वक्त हमने डिसाइड किया कि पहले हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं कि हमारे क्रिटिकल गोल्स क्या हो सकते हैं, जिसको हमको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, जिसमें कोई भी आनाकानी नहीं हो सकती है। तो नेचुरल है कि हिंदू कस्टम्स और ट्रेडिशन के हिसाब से एज अ लवेबल पेरेंट्स हमको हमारे बच्चे लोग को सबसे बेस्ट एजुकेशन देना है। इसको लिस्ट डाउन करते हैं कि हाँ, सारे तो जो ये लिस्ट डाउन एक करा। इंसान की खर्चे हैं, सबसे पहले आता है अपना ग्रेजुएशन। खुद का एजुकेशन। हाँ, अपना तो हो गया था लकीली, मेरा और मेरा वाइफ का तो वो एक हो गया था। लाइफ के जो खर्चे हैं, हाँ, आपका खुद का खुद एजुकेशन, का एजुकेशन, उसके बाद शादी, शादी। राइट? ये इंडिया के अंदर। इंडिया बाकी के अंदर, of अगर course। आपके पास जॉब है तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं है तो आपको अपने बिजनेस सेटअप करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। करेक्ट। उसके बाद आता है घर, और कुछ केस में पहले घर फिर शादी। फिर शादी, करेक्ट। एंड उसके बाद आ जाते हैं आपके, अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो उनके एक्सपेंसेस, उनके मेडिकल बिल्स और आपके डिलीवरी चार्जेस, और बच्चे अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। उसके बाद में बच्चों की एजुकेशन, ना सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, सारी की सारी। करेक्ट। उसके बाद उनकी शादी एंड उनको सेटल करना। यस। उसके बाद आपका रिटायरमेंट। करेक्ट। इसके कोई मैं बड़े बट important ये जो आपने अभी सीक्वेंस बताया ना, हाँ, इस सीक्वेंस में अभी काफ़ी बदलाव आ रहा है। ओके। और हम भी एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट्स ले रहे हैं ये एजुकेट करने के लिए। और आज की जनरेशन तो लकीली ये चीज़ को बिलीव करती है, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी 95% इंडियन पेरेंट्स, यानी मेरे पापा या मेरे दादाजी, ये लोग ये नहीं मानते हैं कि ये खुद का घर पहले लेना है। उनका ये कहना है कि सबसे पहला घर ले लो। और मेरा आज का एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं करूँगा कि घर सबसे लास्ट लेना है लाइफ में। जब तुम्हारे पीक ऑफ द करियर में रहोगे तब घर लेना है। ओके। तो ये थोड़े बदलाव हमने खुद ने भी चाहा कि हम हमारी लाइफ में लाए। और हम ये चाहेंगे कि आज की जो जनरेशन है, जो अभी से जर्नी शुरू करने वाली है, जिन्होंने जस्ट पहला कदम रखा है, पहली जॉब ली है, पहली सैलरी आ रही है, उनको हम ये एजुकेट करना चाहेंगे कि घर लेना मैंडेटरी है। इंडियन कस्टम्स और रिचुअल्स के हिसाब से अपना खुद का एक घर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक ही चेंज करना है उसमें कि पहले मत लो। अब पहली सैलरी आ रही है, पहले ही लोन में पूरा ज़िंदगी निकाल दो, वो मत करो गलती। आप क्या करो, पहले आप रेंटल्स में रहो। जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होते जाएगा आपको क्लैरिटी आएगी कि मैं अभी जॉब बॉम्बे में करूँगा या बेंगलोर में करूँगा या अब्रॉड जाऊँगा, मुझे नहीं पता है। मुझे जहाँ पे मेरा खुद का प्रोग्रेस दिख रहा है मैं मूव करना ही पड़ेगा मुझे। तो क्या होता है कि अगर आप पहले घर ले लिए तो वो एक डिसीजन में हर्डल भी होता है कि यार मैंने खुद का घर तो बॉम्बे में ख़रीदा है, अब मैं बेंगलोर रीलोकेट होऊंगा तो वापस से मुझे दूसरे घर के बारे में सोचना पड़ेगा या मुझे रेंट पे लेना पड़ेगा। हाउस बीइंग अ इलिक्विड एसेट आपको एग्जैक्टली। तो ये बहुत बड़ा डिस्कशन पॉइंट है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम घर नहीं बोलते, हम हमेशा ड्रीम होम बोलते हैं ना, कि मेरे को मेरा ड्रीम होम चाहिए। तो जब आप पहली सैलरी से घर लेते हो या इनिशियल करियर में घर लेते हो तो क्या आपका वो ड्रीम होम बन सकता है? बहुत रेयरली। अगर आप गोल्डन स्पून में बने हो, यानी आप पैसे वाले लोग हैं तो यस। बट अगर आपकी जर्नी आपकी खुद की है, आप पैसा खुद का बनाना है और खुद का पैसे से घर लेना है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको पहले ही इसमें आपका ड्रीम होम मिल जाएगा। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि घर लेना है वो कंपलसरी है। आपके लाइफ स्टाइल में आपका खुद का एक घर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट क्या वो जर्नी की शुरुआत में लेना है, तो इसके लिए बहुत सोच विचार करना होगा लोगों को, और ये बदलाव 110% लाना होगा। तब जाके आपकी फाइनेंशियल जर्नी पॉसिबल होगी वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब एक आम आदमी 1 करोड़ के बारे में, 2 करोड़ के बारे में, 5 करोड़ के बारे में और 10 करोड़ के बारे में सोच सकता है, जो हमने करके दिखाया। और क्यों करके दिखाया? क्योंकि हमने गलती करी, हमने खुद का घर ले लिया। बट आज हमको अगर आप पूछोगे कि विशेष आपका की जर्नी में, अगर इफ़ यू हैव टू
tell one bigger mistake of yours which you want to redo, then this would be the answer. Of buying house really early. Buying house earlier. क्योंकि उसकी दूसरी पहलू भी है. जैसे आपको बताया कि 2018 में मैंने बड़ा घर लिया 3 BHK वाला. That costed us around 2 crore 21 lakhs. अगर मैं आज भी वो घर बेचने की कोशिश करूँगा ना, तो मुझे मार्केट से 2 करोड़ 21 या 2 करोड़ 25 लाख ही मिलने वाला है. तो 8 साल में मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ भी ना मिला. ऑफ कोर्स आई एन्जॉयड माई लिविंग इन माई होम. मेरा काफ़ी स्पेशियस अपार्टमेंट है, हवा उजास बहुत है, मैंने दिल से एन्जॉय किया, और ख़ास करके कोविड में. करेक्ट. बट वो एक इमोशनल फैक्टर है. अगर मैं फाइनेंशियल फैक्टर की बात करूँ, पैसे के बारे में बात करूँ, तो ऑनेस्टली मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया. क्योंकि 8 साल में अगर मैंने खाली बेसिक FD करी होती, तो आज मेरा पैसा कुछ ना कुछ ग्रो हुआ होता. कम से कम मुझे 3 करोड़ 3.5 करोड़ मिलता. यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख के सामने 2 करोड़ 25 लाख के आसपास ही मिलने वाला है. आई थिंक दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम, जहाँ पर आपके फाइनेंस और आपके इमोशंस एक साथ नहीं चल पाते. एग्जैक्टली. आपने घर की बात की थी, राइट? मैं आपको लेटेस्ट सिचुएशन बताता हूँ. ये घर वाला तो फिर भी पुराना है. आज की डेट में पहली सैलरी आते ही लोग खरीदते हैं फ़ोन, और दूसरी सैलरी आते ही वो खरीदते हैं कार. करेक्ट. घर उनके लिए बाद की कंडीशंस है, बाद की प्रायोरिटीज़ है. फ़ोन और कार उनके लिए सबसे बड़ी है. करेक्ट. और उसी की EMI पे करते करते कभी उनकी सेविंग्स नहीं हो पाती, क्योंकि ऑफ कोर्स फ़ोन और कार दोनों ही बहुत बड़े डेप्रिशिएटिंग एसेट है. यस. राइट. अब उनके मेंटेनेंस भी है, उनके अंदर आपको पेट्रोल भी डलवाना है, उनकी EMIs भी है, आपकी सेविंग्स ऐसे ख़त्म हो जाती है. करेक्ट. राइट. और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि एक तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और दूसरा आपका कंट्रोल नहीं है आपके इमोशंस पे जितना आपका होना चाहिए, और इसलिए आपके फाइनेंस आपके कंट्रोल में नहीं होते. करेक्ट. राइट. तो इन गोल्स को आपने कहा कि मेरी जो गोल लिस्ट है उनके अंदर ये भी प्रायोरिटीज़ है. हॉलीडेज़ भी हैं, फ़ोन खरीदना भी है, कार खरीदना भी है. यस. घर का तो आपने बता दिया कि आपने आगे वाली स्टेज में खरीदो. इनके बारे में क्या ख्याल है? सो जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं वो वहाँ से कंप्लीट करूँगा. तो जब भी मैंने मेरी वाइफ के साथ मिलके जो हम लोगों ने प्लानिंग किया कि भाई ये सारे हमारे कोर गोल्स हो गए, ये सारे हमारे सैटेलाइट गोल हो गए. तो जो हम अभी यहाँ से क्या सीखना है दूसरा, कि जब आपको रियलाइजेशन है कि भाई ये मेरे कोर गोल्स है, ये सारे मेरे सैटेलाइट गोल्स है. ओके. अभी इसमें डिबेटेबल है. जैसे आपने बताया कि मैंने पहले भी बताया कि घर एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है, बट फ़ोन लेना या गाड़ी लेनी या वेकेशन पे जाना, ये अभी डिबेटेबल नहीं है, ये मैंडेटरी है. ओके. ये आप चाहे कितना भी ज्ञान दे दो, चाहे आप कितना भी समझाओ लोगों को, बट ये चीज़ नहीं होने वाली है. तो हमने क्या करा कि एज ए एडवाइज़र हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हमको उनके हिसाब से सोचना है, हमको उनको यही देना है जो उनको चाहिए. ओके. हमको थोपना नहीं है उनके ऊपर. तो हमने क्या करा, हम लोगों को समझाने लगे कि भाई देखो, हम आपको एक ही चीज़ समझाने चाहते हैं कि आपको अगर फ़ोन लेना है, मान के चलो 1 लाख का फ़ोन लेना है, आपकी सैलरी में से आप EMI में कन्वर्ट करके उसको ले रहोगे, तो आपने क्या करा, वेल्थ क्रिएशन को पहले ही आपने हकाल दिया. क्योंकि वेल्थ क्रिएशन है ना, कंपाउंड की वजह से होता है. तो हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि कंपाउंड इज द 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड. वो एक्चुअल में आपको फील करवाना है हमको. तो हमने उनको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करना शुरू कर दी, और हमने उनको क्या बोला कि थोड़ा सब्र रखो. अगर आपको आज फ़ोन लेना है, आप अपने को मैसेज दो, अपने खुद को मैसेज दो कि मैं फ़ोन 100% लूँगा या 100% लूँगी, बट अभी नहीं लूँगी, शायद 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद. तो उसको खाली आपको थोड़ा डिले करना है. और ये क्यों करना है, क्योंकि हमने जो बोला कि मैंने कोर और सैटेलाइट, तो ये आता है हमारा सैटेलाइट गोल में. तो सैटेलाइट गोल में हम बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे शेयर्स हो गया, ट्रेडिंग बेसिकली, कि हमको ऐसा लग रहा है. और उसके लिए ऑफकोर्स आपको डिस्क्लेमर है ये कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए. अगर आपको नहीं है तो ऐसे लोगों के टच में आओ, ऐसे लोगों को अप्रोच करो जिनको ये सब्जेक्ट के बारे में पता है. तो जैसे आपने देखा कि कोविड जब चल रहा था, लोग के पास कुछ करने को था नहीं, तो इंडिया में रिकॉर्ड डीमेट अकाउंट खुल गए. करेक्ट. और लोगों ने कुछ भी खरीदा. अभी फॉर्चुनेटली हुआ क्या कि कोविड से अब तक, यानी सितंबर 2024 तक टू बी प्रिसाइज, सब कुछ वन साइडेड ऊपर जा रहा था. घोड़ा भी चल रहा था, गधा भी चल रहा था. करेक्ट. बिकॉज दैट वाज अ यूफोरिया. अभी ये फेज़ हमेशा नहीं रहने वाला है. तो सितंबर 2024 से अगर मैं अब तक की बात करूं, तो ये थोड़ा रिवर्स हो गया. तो लोगों को थोड़ा पेन समझ में आया कि खाली गेन नहीं है, पेन भी है. तो इसके लिए नॉलेज और स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये डिस्क्लेमर है. बट ये डिस्क्लेमर के साथ
अगर आप इन्फॉर्म्ड और लर्नेड वे में आप थोड़ा बहुत स्टॉक का समझ लाओगे अपने इसमें, तो हो क्या सकता है कि हम आपके, जैसे मैंने खुद का एग्जांपल देता हूँ, तो मुझे गाड़ी खरीदनी थी रिसेंटली, ये करीब करीब 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने 2 गाड़ी शॉर्टलिस्ट की थी, एक खुद के लिए, एक वाइफ के लिए। तो एक गाड़ी कुछ 22-23 लाख की थी और एक कुछ 11-12 में आनी, तो दोनों मिला के कुछ वाइफ 35। के लिए कौन सी ली आपने? 11-12 वाली या 22-23? 11-12 वाली, क्योंकि उनको छोटी चाहिए थी। ओके। उनको छोटी चाहिए थी। तो बेसिकली मोटा मोटी मुझे पता था कि मुझे 35 to 37 लैक्स की कार लेनी है। हाँ। और मैंने क्या किया कि वो 35-37 लैक्स मैंने इन्वेस्ट करा, पहले पूरा पैसा एज इट इज़ इन्वेस्ट कर दिया, लमसम एक साथ, वन शॉट। और मैंने उस वक्त अपने आप को मैसेज दे दिया कि अभी ये 35 लैक्स या 37 लैक्स जब 70 बनेगा, यानी डबल होगा, तब जाके मैं गाड़ी खरीदूँगा। तो वो 3 महीने में बनेगा, 6 महीने में बनेगा, 1 साल में बनेगा, 2 साल में बनेगा या 3 साल में बनेगा, वो परवाह नहीं है मुझे, बट जब बनेगा तभी लूँगा मैं, तब तक नहीं लूँगा। तो मैंने कुछ अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई किए और उसमें मेरा ये पैसा लगा दिया। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि कोविड के टाइम से सितंबर 2024 तक मार्केट बहुत सपोर्ट कर रहा था, आप जिधर पैसा डाल रहे तो ग्रो हो रहा था। करेक्ट। तो मेरा फॉर्चुनेटली उस फेज़ में रिक्वायरमेंट आया था कार लेने का, तो मेरा पैसा बहुत जल्दी बन गया। तो मेरे को अगर एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अराउंड 1 साल के अंदर 35 का 70 हो गया विद द मैटर ऑफ जस्ट 1 ईयर। और मैंने इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करा और दोनों गाड़ी ले ली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज़ कि गोल को हम नहीं बोल रहे कि गाड़ी मत खरीदो, फ़ोन मत खरीदो, हम खाली थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश करवा रहे लोगों को कि अपना हार्ड एंड मनी है। आज मुश्किल से अगर हम 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, तो पहले तो ये मिथ अब निकाल दो कि 10,000 कमाने वाला 1 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं बना पाएगा या 5 करोड़ का पोर्टफोलियो के बारे में सोच नहीं सकता है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, मैंने ये करा है खुद के लिए और आप भी करोगे, बट आपको ये थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन आपके इसमें लाना पड़ेगा। आपको तुरंत लोन पे फ़ोन नहीं लेना है, आपको तुरंत लोन पे गाड़ी नहीं लेनी है, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, उसको नर्चर करना है और अपने आपको ये मैसेज देना है कि जिस दिन इस पैसे से उतना पैसा बन जाएगा जितना मेरा फ़ोन का खर्चा है, तब जाके मैं फ़ोन लूँगा। तो 2 काम हो गया, आपका फ़ोन भी आ जाएगा और आपका हार्ड एंड मनी वेस्ट नहीं होगा। और वो पैसा धीरे 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 करके कंपाउंडिंग के गेम में चले जाएगा। गॉट इट। बट ये स्ट्रैटेजी अगर कोई आदमी, आपने राइट टाइम पे लगाया ये स्ट्रैटेजी एंड इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर यू, यही स्ट्रैटेजी अगर कोई अक्टूबर 2024 में लगाता तो ना सिर्फ उसके वो गोल्स तो ख़त्म हो जाते बल्कि जो कैपिटल है वो भी ख़त्म हो जाती। इसके लिए मैंने सबसे पहला डिस्क्लेमर दे दिया था कि आपको नॉलेज और स्किल्स दोनों आइडेंटिफाई करना है कि है कि नहीं पहले, और आप में शायद ना हो बिकॉज आप जस्ट करियर शुरू कर रहे हो, तो इतनी अपने पास अंडरस्टैंडिंग, इतना अपने पास नेटवर्क नहीं होता है कि हमको सारी चीज़ पता हो। बट फॉर्चुनेटली हम इस ज़माने में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये स्किल्स ऑलरेडी है और वो सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, क्रिकेट अगर कोई फॉलो करता है तो MS धोनी है या विराट कोहली है या सचिन तेंदुलकर है, उनके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे या कुछ लर्निंग्स लेंगे तो हमारा गेम हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज ये जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोन लेना सैटेलाइट गोल होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज मुझे लेना है तो आज ही लेना है। शायद आप 3 महीने के बाद लो, 6 महीने के बाद लो, उतना पेशेंस आपको रखना होगा। अगर आपको चाहिए कि मेरा वेल्थ क्रिएशन भी हो, यानी मेरा हार्ड एंड मनी, मेरी प्राइमरी इनकम उस चीज़ में मैं ना डाल दूँ जो मुझे अटकाएगा पैसा बनाने के लिए। और दूसरा कि मुझे अपने गोल्स को भी नहीं दबाना है। मुझे ये नहीं बोलना है कि मेरे को फ़ोन नहीं खरीदना है, मैं फ़ोन भी खरीदूंगा और वेल्थ क्रिएट भी करूंगा। अगर दोनों करना है साथ में तो इतना पेन आपको लेना पड़ेगा, जो है टाइम का फ्रेम, कि भाई 2 महीने के बाद लूँगा, 4 महीने के बाद लूँगा, 6 महीने के बाद लूँगा। करंट कंजम्पशन सेक्रीफाइस करके एग्जैक्टली फ्यूचर के लिए। यस, गॉट इट। मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट अब इन सैटेलाइट गोल्स इनके ऊपर ज़्यादा आ रहा है। ऑफ कोर्स मी बीइंग अ यंग पर्सन, और मुझे भी पहले गाड़ी खरीदनी है फर्स्ट सैलरी से। ओके। सो सैटेलाइट गोल्स जिसके बारे में हमने बात की, फ़ोन, कार, वेकेशंस, राइट? करेक्ट। इन अब देखिए, बड़े जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो तो लाइफ में जब आएंगे तब आएंगे, राइट? अब मुझे आज से ही अपने बच्चों के एजुकेशन और उनकी शादी के बाद बहुत टाइम है उस चीज़ में। बट वेकेशन तो मुझे बाय द एंड ऑफ द ईयर जाना है। करेक्ट। कार मुझे
नहीं भी हो तो भी साल 2 साल के अंदर लेनी है, राइट? फ़ोन तो मुझे इमीडिएटली चाहिए। तो ये गोल्स हैं, इनको अचीव करने की क्या स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं या आपने यूज़ की अपने जर्नी के अंदर? क्योंकि So, ये इमीडिएट एक्सपेंसेस हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ। पहले मैं खाली आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने बोला कि बात का बाद में देखेंगे। सी क्या होता है ना, देखो आज जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल बन रही है, अभी आज आप अगर फ़ोन ले रहे हो तो ये आपको अभी आदत लगने वाली है। आप अपग्रेडेशन में जाओगे बिकॉज टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रप्शन काफ़ी फेज से हो रही है। करेक्ट। पहले के ज़माने में कैसा था कि मैंने टीवी खरीद लिया ना, तो मैं अगले 15-20 साल तक टीवी के बारे में बात नहीं करूँगा। मैंने गाड़ी खरीद ली ना, तो मैं अगले 10-15-20 साल के बाद गाड़ी के लिए बात नहीं करूँगा। बट अभी ज़माना चेंज हो गया। अभी आज आज आप कोई भी गाड़ी खरीद लो, आप 3 साल में उस गाड़ी से बोर हो जाओगे। आज कोई भी फ़ोन खरीद लो, आप 1 साल 2 साल के बारे में बाद वो फ़ोन के लिए बोर हो जाओगे। तो मेरा कहना इतना ही है कि हमको बैलेंसिंग एक्ट करना ही पड़ेगा। अगर बैलेंसिंग एक्ट दिमाग में फिट हो गया ना, और वो डिले ग्रेटिट्यूड वाला चीज़ हो गया ना दिमाग में फिट, तो आपकी दोनों चीज़ होगी। आपका एवरी 3 इयर्स 5 इयर्स आपका फ़ोन भी अपग्रेड कर पाओगे आप, आपकी गाड़ी भी अपग्रेड कर पाओगे आप, और पैरेलली आपका वेल्थ क्रिएट भी हो रहा है। तो कोर और सैटेलाइट को दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप खाली गाड़ी के पीछे भाग जाओगे और ये चीज़ को भूल जाओगे, तो एक बार तो गाड़ी शायद खरीद लोगे बट उसका अपग्रेडेशन नहीं कर पाओगे आप। तो मेरा इतना ही आपको समझाना है कि आप दोनों चीज़ को बैलेंस करके करो, क्योंकि पैसा तब बनेगा जब आप कंपाउंडिंग आपके पोर्टफोलियो में एंटर करने दोगे, और कंपाउंडिंग के लिए टाइम लगता है। आप पहले 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे हमने सुना होगा बहुत बार कि पहला 1 करोड़ बनाना शायद आदमी को 10 साल लग जाता है, 15 साल लग जाता है। करेक्ट। बट एक बार 1 करोड़ किसी ने कमा लिया ना, 10 साल या 15 साल या 5 साल कितने भी टाइम पे, जो सबसे हाईएस्ट टाइम होगा, उसके बाद मल्टीपल वाला 1 करोड़ आप लिख के रखना कि पहले 1 करोड़ के टाइम किससे कम होगा। तो अगर आपने समझो पहला 1 करोड़ 5 साल में कमाया, तो दूसरा 1 करोड़ आप 4.5 में कमाओगे या 4 साल में कमा लोगे, तीसरा 1 करोड़ आप 3 साल में कमाओगे, चौथा वाला 1 करोड़ आप 2 साल में कमाओगे, और पाँचवा वाला शायद 1 साल में कमा लोगे। करेक्ट। तो इसको बोलते हैं पैसा पैसे को खींचता है। तो ये हो गया पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाला। बट आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, या आपने मुझे क्या बताया कि विषय वो सब बाद में देखेंगे, मुझे आज गाड़ी खरीदनी है तो पहले मैं गाड़ी खरीद लूँगा। तो आपने क्या करा, एग्जाम्पल कि 50,000 की आपकी इनकम है, आपने 35,000 या 30,000 EMI दे के गाड़ी खरीद ली, और 20,000 तो आपको नॉर्मल एक्सपेंस के लिए चाहिए। तो आप सेविंग्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अभी 30,000 तो आपकी गाड़ी की EMI के लिए सर्विस हो रही है, 20,000 आपका एक्सपेंसेस है, तो आपका सेविंग्स किधर है? करेक्ट। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जन्म ही नहीं हुआ है आपके पोर्टफोलियो में। तो आपका 1 करोड़ रुपया और डिले हो गया, और 1 करोड़ रुपया डिले नहीं हो रहा है, आपका 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ डिले हो रहा है। इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप खाली दोनों को बैलेंस करो, और ये समझो कि मैं खाली 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद गाड़ी लूँगा तो क्या फ़र्क ही पड़ने वाला है। आज आप 22 ईयर्स के हो, फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स के हो, तो 25 साल तो आप बिना गाड़ी के रहे ना, तो 25 में एक और जोड़ दो, 26 साल तक आप बिना गाड़ी के रहो। बट उसका 2 फ़ायदा होगा कि फिर आप हर 3 साल 5 साल के बाद गाड़ी चेंज कर पाओगे, और पैरेलल आपका वेल्थ क्रिएशन भी हो रहा है। तो 1 या 2 साल में इतना हो जाएगा? सब्जेक्टिव है अगेन कि आपकी इनकम कितनी है, आपको कितने कॉस्ट की गाड़ी लेनी है, वो सब फिर आपको कैलकुलेशन में बैठना पड़ेगा। गाड़ी तो बेस्ट चाहिए सर। तो आपको उस हिसाब से फिर प्लान करके करना पड़ेगा। करेक्ट। अब पर ये समझ में आया कि थोड़ा सा आपने कंजम्पशन को डिले करके वो पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, कंपाउंडिंग से लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, उससे आपके सारे गोल्स रीच होंगे, वो सब ठीक है। बट ये होगा कैसे? हाउ इज़ द क्वेश्चन। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे, क्या क्राइटेरियाज को देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि मैंने अभी जैसे आपको कहा भी था कि अगर 2024 के अंदर अक्टूबर में कोई इन्वेस्ट करता तो कोई इसका रिटर्न नहीं मिलता, बराबर है। बट वहीं पे दूसरे सिर्फ ये स्टॉक मार्केट गिरा, राइट, जो कमोडिटीज़ है उनमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, उसके साथ में रियल एस्टेट के अंदर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया है, लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज हेज भी किए हैं। सो व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी कि ये सारे गोल्स एक्चुअली अचीव हों? द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दैट आई वांट टू नो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको एक लर्नेड और एक एजुकेटेड और एक्सपीरियंस आदमी के साथ प्लान करके करना है, राइट? ओके। तो अभी आपने जैसे बताया ना कि सितंबर, अगर अक्टूबर 2024 में किसी ने पैसा डाला होता तो आज वो डूब गया होता या नहीं होता।
और गोल्ड तो दूर की बात हो गई। बट ऐसा नहीं है, अगर आपने सितंबर अक्टूबर में सिल्वर में पैसा डाला होता या गोल्ड में पैसा डाला होता तो आज भी आपका 10% 12% अप्रिशिएट हुआ है। 1 लाख पहुंचा था सोना। तो कहने का मतलब है कि आप अगर मल्टी एसेट के बारे में सोचोगे, यानी आप ऐसे लर्नेड बंदे के पास जाओगे जिसको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने मार्केट का चढ़ाव उतार देखा है, तो उनको ये पता है कि अभी ये टाइम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। बट अगर ये टाइम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा इन्वेस्टमेंट होता होगा जो अप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि पैसा है लोगों के पास। कोई भी टाइम फ्रेम में पैसा है, खाली पैसा एसेट क्लास चेंज कर देता है। करेक्ट। अभी अच्छी फेज़ में इक्विटी मार्केट चलेगी तो बुरी फेज़ में गोल्ड चलती है, सिल्वर चलता है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट चलते हैं। तो ये एस्पेक्ट होता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जहाँ पे आप सारे एसेट्स के बारे में सोचते हो, सारे एसेट्स के बारे में आप प्लान कर सकते हो। जैसे क्रिप्टो करेंसी एग्जाम्पल, तो मैंने क्रिप्टो करेंसी अपने पोर्टफोलियो में तब देखना शुरू कर दिया जब इंडियन रुपीज़ में 1 बिटकॉइन वॉज अवेलेबल एट 7 lakhs। ओके। आई सॉ दैट 7 lakh 2019 reaching to के आसपास की बात होगी। नो 2016-17, ज़्यादा लंबा नहीं, 17। ओके। सॉरी 2018 के बाद, इनफैक्ट 2018 टू बी प्रिसाइज। 89। तो मैंने 7 लाख इंडियन रुपीज़ का जब एक बिटकॉइन अवेलेबल था तब बिटकॉइन में एंट्री की। ऑफकोर्स बिटकॉइन में आप नंबर ऑफ फ्रैक्शंस में ले सकते हो, Correct. तो पूरा बिटकॉइन तब लेने की क्षमता नहीं थी, तो लेकिन पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया था जब 1 बिटकॉइन वॉज अवेलेबल एट 7 lakh इंडियन रुपी। I saw that 7 lakh growing to 64 lakhs. But at the same time, I saw that 64 lakhs becoming again 14 lakhs. तो ये सारी चीज़ होते हैं, हमको बाहर से बहुत अच्छा लगता है कि यार बिटकॉइन में लोग ने करोड़ों पैसा बना लिया, किसी ने डॉज कॉइन में बहुत बड़ा पैसा बना लिया, बिटकॉइन मेकिंग बिलियनर्स। हाँ। तो ये सब बाहर से सुनना बहुत अच्छा होता है, बट आपको इसमें जब घुसना है तो लर्नेड वे में घुसो, खाली फोमो में मत घुसो कि भाई सब लोग डाल रहे तो मैं भी डाल दूँ। सबका अपना अपना होता है, सबका देखो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से हमको एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आज इतनी है ना कि सारे प्लेटफॉर्म्स आपको ये बता देंगे कि इसमें डालना है। करेक्ट। कोई ये नहीं बताता है कि इसमें से कब निकलना है, और वहाँ पे सबसे बड़ा पेन होता है। और इसके लिए आपको एक लर्नेड बंदे के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई बता देगा इसमें डाल दो, बट कोई ये नहीं बताता कि इसमें से अब निकलना चाहिए, इसमें से अब निकल जाओ। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इससे भी बड़ी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन। आप अगर समझो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 100 रुपये का, तो 100 रुपये में से 50 रुपये आप कोर गोल्स के लिए लगाओ, 60 रुपया 70 रुपया तक आप कोर गोल्स के लिए यूज़ करो, और खाली 20 रुपया या 30 रुपया आपका सैटेलाइट में डालो, जहाँ पे आपको जितने भी अट्रैक्शन है, क्रिप्टो करेंसी हो गया, स्टॉक्स हो गया। आज लोग अनलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज लोग ग्लोबल स्टॉक के बारे में बात कर। मैम अभी ये देखो ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम सुबह से लेके रात तक जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल, अमेज़ॉन, ये सारी चीज़ें हम डेली कंज्यूम करते हैं। कभी आपने ये सोचा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूँ तो मेरा पैसा कितना बनेगा? तो अगर आज मैं अमेज़ॉन से 100 रुपये का माल खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ, तो आप एक काम कीजिए कि 100 में से आप 50 रुपये का माल खरीदें, 70 रुपये का माल खरीदें, और 30 रुपया उसकी कंपनी का स्टॉक खरीद लो। क्योंकि कंजम्पशन जितना आप कर रहे हो उतनी पूरी दुनिया कर रही है। करेक्ट। तो आप खर्चा कर रहे हो और वो लोग पैसा बना रहे हैं। तो ये बैलेंसिंग आपको लाना पड़ेगा लाइफ में, ये सोच आपको लाइफ में लानी पड़ेगी। और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि डिसिप्लिन बैलेंसिंग एक्ट इम्पॉर्टेंट है वेल्थ क्रिएशन के लिए। सुनना बहुत आसान है, करना इतना ही डिफिकल्ट है। या क्रिप्टो आपने एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट क्लास रखी है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोलूँगा, स्टोर ऑफ वैल्यू, डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल इक्विटीज़ है, इसके अलावा और कौन से एसेट क्लासेस के अंदर आपने अपने इन्वेस्टमेंट किए थे जिससे आपकी ये 25,000 से 10 करोड़ की जर्नी सक्सेसफुल हो पाई? सो इसमें बहुत सारे पहलू है, बट इसको सिंपल हमने कैसे करा, तो मैंने जैसे आपको शुरू से एक ही चीज़ में बता रहा हूँ, गोल्स, कि एट द एंड ऑफ द डे क्या है पैसा अपने को खुद के ज़रूरत के लिए खर्चे करने के लिए एक सुविधा है। करेक्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो
और हम इंडियन कस्टम्स वाले लोग हैं, तो हमको हमारी फैमिली के लिए सोचना होता है। हम सोचते हैं, हम आज इतने भी इमोशनल है कि हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में सोचेंगे, यू नो। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला था 2018 में जो हमने एक्सेल बनाई थी, जो उसमें हमने गोल लिस्ट डाउन किए थे, तो हमने सबसे पहला क्या किया कि जो मेरे कोर गोल्स है, क्रिटिकल गोल्स, जैसे मेरी दोनों बच्चे की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैरिज और हमारा रिटायरमेंट, ये हमने लिस्ट डाउन करा ऐसे क्रिटिकल गोल, कोर गोल्स। तो हमने क्या किया, म्यूचुअल फंड में उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके, जैसे मुझे पता है कि अगर आज 2024 में मैं प्लान कर रहा हूँ या 2018 में मैंने प्लान किया था, तो मेरी बड़ी वाली जो डॉटर है, जब वो 18 साल की होगी तो मुझे ग्रेजुएशन का खर्चा लगेगा। करेक्ट। तो उसका मतलब मेरे को पता है कि 13 साल के बाद मुझे अगर इतना रुपया चाहिए, तो आज से लेके मैं हर महीना कितना रुपया डाल सकूंगा, जो 12% पे अगर ग्रो होता है तो इतना पैसा बन जाएगा। राइट। तो ऐसे सारे गोल्स के लिए मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करके एक SIP का अमाउंट का टोटल कर लिया। तो वो जो टोटल आ रहा है उतना मैंने मेक श्योर किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, कि पहले हम कमिट कर जाए कि इतना जब तक नहीं होता है तब हम कुछ भी नखरे नहीं करेंगे, ना क्रिप्टो के बारे में देखेंगे, ना स्टॉक के बारे में देखेंगे, ना अनलिस्टेड सोचेंगे, ना कुछ करेंगे। हम रिलीजियसली पहले क्रिटिकल गोल्स को टिक मार्क कर लेंगे थ्रू म्यूचुअल फंड्स। थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ओके। बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या है ना, एक तो एक सेबी का रेगुलेशन है जो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा मुझे फ़ायदा होता है कि वो ट्रस्ट के जैसा गिना जाता है, एक पूल ऑफ मनी होता है जिसमें छोटे से छोटा 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और बड़े से बड़ा 500 करोड़ वाला आदमी भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाता है मुझे, कि मुझे मेरे ज़रूरत के हिसाब से, अगर मेरा गोल खाली 3 महीने का है तो भी मेरे पास एक कैटेगरी ऑफ फंड है जो खाली 3 महीने के लिए पैसा लगाऊंगा तो मुझे अच्छा एक्सपीरियंस होगा। 3 साल के लिए लगाऊँ तो फंड है, 5 साल के लिए फंड है, 10 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। दूसरा मैंने बोला रेगुलेशन है सेबी का, तो सेबी का रेगुलेशन यानी हमेशा एक चेक एंड बैलेंस रहता है कि यहाँ पे कोई हैंकी फैंकी स्टफ नहीं होगा। वो जैसे कुछ कुछ लोग में होता है ना, डिफ़ॉल्ट हो गया तो पैसा भूल जाओ, जैसे हमने देखा DHFL डिफ़ॉल्ट हो गया तो जिनका पैसा था सारा डूब गया, IL&FS में ऐसा हो गया। तो जो डिफ़ॉल्ट वाला सीन होता है वो म्यूचुअल फंड में नहीं होगा, तो मेरा पैसा कभी भी परमानेंटली डिटोरेट नहीं होगा। करेक्ट। तो वो एक सुविधा थी, इसलिए मैंने सारे कोर गोल्स म्यूचुअल फंड के लिए कर लिए। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ टैक्सेशन बेनिफिट का, कि आज अगर मैं वही सेम पैसा स्टॉक में ले बेच करके बनाऊंगा तो बना पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अगर आज नॉलेज है, स्किल है, टाइम है, तो बेशक मैं स्टॉक में भी, वही म्यूचुअल फंड वाले भी स्टॉक ही खरीदते हैं, तो वो तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। बट जब म्यूचुअल फंड वाला स्टॉक को ले बेच करता है तो एक तो उसके पास हमारे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, बिकॉज वो एक इंस्टीट्यूशन के जैसा काम करता है। उनके पास पेरोल पे लोग हैं, जो एनालिस्ट है, जो फंड मैनेजर है, तो उनको अपने से ज़्यादा नॉलेज होता है और ज़्यादा अपग्रेडेशन मिलता है उनको, तो टाइम टू टाइम जो एक्शन लेना होता है वो ले पाते हैं, जितना मैं शायद एक्यूरेटली मैं ना ले पाऊँ एज ए इंडिविजुअल। और दूसरा होता है कि मैं जितनी भी बार ले बेच करूँगा मुझे टैक्सेशन आएगा, बट म्यूचुअल फंड में वही रिलायंस इंडस्ट्रीज मैं लेके बेच दूंगा और वापस खरीदूंगा जितनी बार, उतनी बार मुझे टैक्सेशन लगेगा। करेक्ट। वही सेम चीज़ म्यूचुअल फंड वाला कर रहा है तो उसको टैक्स नहीं लग रहा है जब तक मैं म्यूचुअल फंड से पैसा ना निकालूँ। राइट। तो एक तीसरा बेनिफिट हो गया। और चौथा, जैसे मैंने आपको बताया कि डिसिप्लिन वे में हर महीना वो पैसा निकलते जा रहा है, बैंक से समझ में नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे करके मुझे पता है कि मुझे पहला पैसा 2032 में पहला पैसा निकालना है, फिर 34 में निकालना है, फिर 38 में निकालना है, फिर 42 में निकालना है, तो वो एक डिसिप्लिन हो गया। अब ये हो गया कोर गोल्स। अब मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि कब कब किस चीज़ को मैंने मेरे पोर्टफोलियो में लाया। तो अभी मेरा एंगल थोड़ा 2 एंगल से होगा मेरा नज़रिया। एक तो मैं आज एक खुद पर्सनल फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं लोगों को गाइड करता हूँ, तो मैंने शुरू से एक रूल रखा था कि आई विल ऑलवेज हैव स्किन इन द गेम। तो अगर मुझे आपको क्रिप्टो करेंसी करवाना है या उसके बारे में कुछ भी बताना है तो पहले तो मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब जाके मैं 2 बातें उसके आपके लिए कर पाऊँगा आपके पास। और बिना खुद का पैसा डाले मैं खाली आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस और आर्टिफिशियल कन्विक्शन से बात करूँगा, पर मेरा खुद का पैसा लगा होगा तो नेचुरल कॉन्फिडेंस और नेचुरल कन्विक्शन होगा। करेक्ट। तो मैंने क्या किया कि एक ये नज़रिया था कि भाई मुझे धीरे 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 करके सारी चीज़ें कस्टमर्स को बतानी है, क्योंकि मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कस्टमर के ख़िलाफ़ कि मुझे सारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज इन रियल सेंस होना चाहिए। और रियल सेंस में नॉलेज तब आता है जब आपका खुद का पैसा लगा होता है, तो स्किन इन द गेम। करेक्ट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें मैंने प्रोडक्ट में मेरे पोर्टफोलियो में लाई। और दूसरा एक था कि बाय गॉड ग्रेस, बिकॉज मी एंड माई वाइफ बोथ वेर अर्निंग, वी वर डिसिप्लिन्ड,
तो ग्रेजुअली एक लाइफ में ऐसा भी फेज़ आने लगा कि जहाँ पे कोर गोल्स के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना था, अभी पैसा थोड़ा और बच रहा है। अभी मैं ये पोजीशन में आ गया हूँ, हम दोनों, कि हम स्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं, हम इन अनलिस्टेड स्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। हमें अभी रिसेंटली ग्लोबल स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, थोड़े बहुत स्टार्टअप एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए हैं। बिटकॉइन जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी मेरा इन्वेस्टेड है क्रिप्टो करेंसीज में। करेक्ट, गॉट इट। एक लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, आपने अलग अलग एसेट क्लासेस को मेंशन किया जिसमें कमोडिटीज़ आई, जिसमें क्रिप्टो आया, इन सबका आपने एक प्रॉपर आंसर भी दिया कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इन्वेस्टिंग इन ऑल दोस थिंग्स। यस। एक चीज़ आपने और मेंशन की जो कि थी अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड कंपनीज। उसमें जाने का क्या रीज़न हो सकता है? मतलब एक चीज़ जो लोग कहते हैं कि थोड़ा जो हमारा स्टॉक मार्केट है उससे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हो जाता है पोर्टफोलियो, एट द सेम टाइम आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल मिलता है उसके अंदर। एग्जैक्टली। बट उसके साथ साथ इलिक्विडिटी का रिस्क भी आता है। एब्सोल्युटली। एंड जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पोटेंशियल है वो आपको स्मॉल कैप्स के अंदर भी मिल जाता है इफ़ योर स्टॉक सिलेक्शन इज राइट। ट्रू, लिस्टेड में मिल जाता है। करेक्ट। लिस्टेड के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर आपको वो जो ब्लास्ट वाला जो रिटर्न है, मल्टी बैग रिटर्न है, वो मिल जाता है। Correct. व्हाई टू गो फॉर अनलिस्टेड शेयर्स? ये एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत ट्रेंड में है। अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स। व्हाई सो? सो 2-3 चीज़ है। पहले तो कॉमन रिस्क है, वो कॉमन ही है। जो लिस्टेड के कॉमन रिस्क है वॉलेटिलिटी का, करेक्ट, वो इसमें भी है अनलिस्टेड में। एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन अनलिस्टेड क्या लाता है ना, वो ये चीज़ को लाता है कि मान के चलो कि लिस्टेड स्पेस में BSE एक कंपनी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विच इज़ लिस्टेड। अगर आज वो कंपनी 2,000 रुपये की मिल रही है और मान के चलो अनलिस्टेड में वही बिजनेस कैपेबिलिटीज़, शायद उससे बेटर बिजनेस कैपेबिलिटीज़ वाली कंपनी है NSE, जो आज आपको 1/4 रेट में मिल रही है। यानी BSE लिस्टेड है करके 2,000 में मिल रही है, NSE अनलिस्टेड है करके 500 रुपये में मिल रही है। बट ये पता नहीं है कि ये लिस्टेड होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, जो आप लिक्विडिटी वाला एंगल ला रहे हो। तो वो आपको लिक्विडिटी का एक कॉल लेना पड़ेगा, बट रेट का आपको इमीडिएट एडवांटेज है कि यही बिजनेस करने वाली, इतना ही बिजनेस करने वाली कंपनी मुझे आज लिस्टेड में 2,000 में मिल रही है, और ये सेम कैपेबिलिटीज़ रखने वाली मुझे आज अनलिस्टेड में 500 रुपये में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर वो फ्यूचर में अब लिस्टेड हो गया तो मुझे 500 से सीधा 2,000 का जंप मिल जाएगा, और वो एक गिवन है। उसमें रिस्क बहुत ही कम है। रिस्क एक ही है कि शायद वो लिस्टेड ही ना हो, बट लिक्विडिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी अनलिस्टेड में फॉर्चुनेटली उतनी ही लिक्विडिटी हो गई है। खाली एक ही चीज़ इसमें है कि अनलिस्टेड में जब तक स्टॉक लिस्ट नहीं होता है ना, तब तक लिक्विडिटी वैसी ही है जैसे लिस्टेड में है। क्योंकि आज एक ग्रे मार्केट बोलते हैं हम, या हम लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन मार्केट, जहाँ पे आप आज NSE लेके आज कल बेच सकते हो। लिक्विडिटी कहाँ पे आएगी कि जब लिस्ट हो गया ना, उस टाइम से लेके 6 महीना या 1 साल, डिपेंडिंग ऑन द मेन बोर्ड कंपनी है या अदर बोर्ड कंपनी है, आपको लॉक इन आ जाएगा। तो उतना ही आपको रिस्क है, बट उसके पहले और उसके बाद आपको लिक्विडिटी बेशक है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर एक एग्जांपल से दिया, BSE और NSE से। तो ऐसे अनलिस्टेड में बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल कंपनीज है जो आप देख सकते हो। दूसरा एंगल कि ये हो गया एग्जिस्टिंग लाइक सेक्टर्स के बारे में ना। अभी हम जो फेज से गुजर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जो लिस्टेड ही नहीं है, जिसका जन्म अभी होने वाला है या जन्म हो चुका है, बट उसकी जर्नी अब शुरू होने वाली है, बट वो अनफॉर्चुनेटली शायद अनलिस्टेड में ही अवेलेबल हो। ओके, जैसे सोलार की बात करेगा, क्लीन एनर्जी, सोलार एनर्जी, तो शायद लिस्टेड में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो मुझे अनलिस्टेड में मिल रही है तो मैं क्यों नहीं लूँ। जैसे वारी, लोगों ने अनाप शनाप पैसा बनाया है। करेक्ट। अगर आप अनलिस्टेड सोचते ही नहीं तो आपको ये पोटेंशियल शायद ना मिले। तो अनलिस्टेड की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपना ही एक अलग से पहलू है उसका। तो ये सारी चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस से, नॉलेजेबल पर्सन के साथ रहने से मिलती है आपको। आप खाली ऐसा एक ख्याली पुलाव बना दोगे कि मुझे भी पैसा डाल देना है और किसी में भी डाल दिया बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। गॉट इट। सो मतलब इन स्पाइट ऑफ इलिक्विडिटी यहाँ पर वैल्यूएशन, रिपीट कराओ, नॉट इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी तब होगी जब लिस्ट हो जाएगा तो, राइट, क्योंकि तब जाके आपको 6 महीने का या 1 साल का लॉकिंग मिलता है।
बट आज अपने मैंने अभी NSE समझो लिस्टेड ही नहीं है अब तक, तो मैंने आज खरीदा है, 3 महीने के बाद मुझे बेचना है तो मैं बेच सकता हूँ। राइट, खाली आपको ये देखना है कि ऐसे आप स्टॉक खरीदो जिसकी डिमांड है मार्केट में, गॉट इट। जो नॉइज़ में है, जैसे NSE हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, बहुत सारे ऐसे अनलिस्टेड स्टॉक्स है जो बहुत लिक्विड है, कभी भी ले सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। राइट, गेटिंग इट। ऑलराइट सर, आई थिंक दैट्स ऑल। ये जो पूरी जर्नी आपकी रही फ्रॉम 25,000 सैलरी टू 10 करोड़, 10 करोड़ का जो फिगर है ऑफ कोर्स अभी काफ़ी आगे बढ़ गया, बट एक बेंचमार्क आपने अचीव किया। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड लॉट ऑफ टेक अवेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। मुझे तो काफ़ी सारे मिले एंड आई एम रियली श्योर कि हमारी जितनी ऑडियंस है उन सबको भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंसाइट्स इस पूरी जर्नी से मिले होंगे। हाउ टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, हाउ टू स्टिक विथ योर कोर गोल्स एंड देन द सैटेलाइट गोल्स, एंड कैसे डाइवर्सिफिकेशन के अंदर कोर गोल्स को मीट करने के बाद आप अपने पैसे डालते हैं ताकि वो आपके सैटेलाइट गोल्स है वो भी मीट होते रहें। Really impressive and really inspiring journey, sir. So thank you so much for your time and talking to us and giving your valuable insights on the market. So thank you so much, sir. And before we say goodbye, अगर आपके कोई parting words है, please share it. सो मैं 2-3 चीज़ बताऊंगा। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक डिसिप्लिन लाना है, और डिसिप्लिन सारी चीज़ के लिए, डिसिप्लिन गोल्स लिस्ट डाउन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उस लिस्ट डाउन करने के बाद जो हमने एक्शन सोचा है कि ये चीज़ करेंगे उसको स्टिक रहने में। बिकॉज अभी क्या है ना, टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रप्शन इतना हो रहा है कि हम भटक जाएंगे, तो भटकना नहीं है। दैट इज़ वन थिंग, डिसिप्लिन। सेकेंड थिंग इज़ कि आप प्लीज़ ये सोचना शुरू कर दो कि मेरे जो सैटेलाइट वाले गोल है, जैसे फ़ोन लेना है, गाड़ी लेना है, उसको डिले करके लूँगा। मैं मेरा हार्ड एंड मनी, प्रिंसिपल अमाउंट मैं ये सारे डिटोरेटेड एसेट्स में नहीं डालूंगा। मैं मेरे प्रिंसिपल अमाउंट पहले ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालूंगा जो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे। वहाँ से पैसा कमा के मैं पूरा सैटेलाइट गोल्स में अचीव करने लगूंगा। दैट इज़ द सेकेंड थिंग। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोग नहीं समझ पा रहे, बट मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नथिंग कम्स फ्री। तो अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, तो बेशक आप खुद कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, सब कुछ अपने आप से कीजिए। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, टाइम नहीं है, स्किल नहीं है, तो आप प्लीज़ एक पेड सर्विसेज लीजिए। वो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 5,000 रुपया या 10,000 रुपया या उसको कमाने को क्यों दूँ। हाँ, वो मेंटालिटी आप नहीं साइड में रख दोगे तो ही पैसा बना पाओगे। करेक्ट। वरना आप ये समझ लो कि वो 5,000 रुपया या 25,000 रुपया बचाने के चक्कर में तुम्हारे 10 करोड़ की जर्नी को लात मार रहे हो। बिकॉज ये मानना होगा हमको कि हमको सब चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती है, और नॉलेज हो भी हो, हमारे पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हमारे पास टाइम है उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को समझने के लिए। करेक्ट। तो जब तक हमारे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तब तक आप पेड सर्विसेज लो और एक प्रोफेशनल को दे दीजिए, ताकि वो पैसा जिस तरह से खुद का ग्रो कर रहा है या खुद का ग्रो कर रही है वैसे वो आपका भी करे, बिकॉज उसका प्रोफेशन है वो। तो ये एक लास्ट मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा सारे लोगों से कि शॉर्टकट मत अपनाइए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाकई हम सारे लोग 1 करोड़ से 5 करोड़ के 10 करोड़ की जर्नी से ट्रैवल कर सकते हैं, प्रोवाइडर हम ये 3-4 चीज़ें फिक्स कर दें हमारे दिमाग में। परफेक्ट।